नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो आपदा प्रबंधन की सीरीज़ चल रही है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट की जो सीरीज़ चल रही है, आज उसका पार्ट नंबर 10 है। तो आज हम यहाँ पर जो आपदाएं आती हैं और कौन सा मंत्रालय उसके जो राहत कार्य उससे करता है, उससे संबंधित प्रश्न यहाँ करने वाले हैं। साथ ही कुछ अन्य प्रश्न भी यहाँ पर लिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सब का तहे दिल से धन्यवाद, और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न 1, जैविक आपदाएं। तो जब जैविक कोई आपदाएं हो जाती हैं, तो जब ऐसी कोई जैविक आपदाएं होती हैं तो क्या होता है, कौन सा मंत्रालय है जो उसके लिए राहत कार्य में हाथ बटाता है, किसके अंतर्गत वहाँ पर राहत कार्य किए जाते हैं? तो वह रहता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो जब जैविक आपदाएं आएंगी तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत के द्वारा वहाँ पर राहत कार्य किया जाता है। तो इसको इंग्लिश में MOHFW अगर आपके पास आ जाता है लिखा हुआ, तो इसकी फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाएगी तो आप बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो देखिए, साथ साथ हमने ये नहीं सोचते कि कोई भी पॉइंट अपना छूटे, हम नहीं चाहते, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो अगर शॉर्ट फॉर्म कई बार आ जाती है, प्रश्न पूछा जाएगा कि फुल फॉर्म बताइए, MOHFW की फुल फॉर्म क्या रहती है, तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट है रासायनिक आपदाओं और औद्योगिक दुर्घटनाओं कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो जब कोई रासायनिक आती है, जिसमें कोई रासायनिक अगर आपदा आ जाती है, साथ में कोई औद्योगिक अगर दुर्घटना घट जाती है, तो ऐसे में कौन सा मंत्रालय जो राहत कार्य करता है, तो वह है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इंग्लिश में रहेगा, इसका शॉर्ट फॉर्म रहती है इसकी MOEFCC, यानी कि फुल फॉर्म रहेगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नागरिक विमानन दुर्घटनाएं किस मंत्रालय के अंतर्गत है? देखिए, जब कोई विमान जो हवा में क्रैश हो जाता है, तो आपको पता है कि जहाज़ हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, तो ऐसे में जब कोई विमानन दुर्घटना हो जाती है, कोई क्रैश हो जाता है हेलीकॉप्टर या जहाज़, तो राहत कार्य किस मंत्रालय के द्वारा? तो इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन, शॉर्ट फॉर्म रहती है MOCA, और फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी आपकी मिनिस्ट्री और सिविल एविएशन। चक्रवात, टॉर्नेडो और सुनामी कौन से मंत्रालय? तो चक्रवात अगर आता है या टॉर्नेडो या सुनामी अगर आ जाएगी, तो कौन सा मंत्रालय राहत कार्य करता है? तो वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री होम अफेयर्स। शॉर्ट फॉर्म अगर पूछा जाए कि MHA की फुल फॉर्म बताएंगे, तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री होम अफेयर्स। खानों में आपदाएं कौन से मंत्रालय के अंतर्गत? देखिए, खाने मतलब जैसे कि कोयला की खदान रहती हैं या हीरे की है, तो किसी भी तरह की जो खदानें रहती हैं जहाँ पर जो अगर कोई आपदा आ जाती है, तो कोई दुर्घटना घट जाती है, तो वहाँ पर कौन सा मंत्रालय के द्वारा राहत कार्य किए जाते हैं? तो वह कोयला मंत्रालय या खनन मंत्रालय के द्वारा वहाँ पर कायल। तो इसका रहेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोयल, यानी कि MOC के अंतर्गत यहाँ पर राहत कार्य किए जाते हैं। फुल फॉर्म रहेगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोयल। सूखा, ओलावृष्टि, शीतलहर, पाला और कीट आक्रमण किस मंत्रालय? तो देखिए, जब कहीं पर भी कोई सूखा पड़ता है, ओलावृष्टि होती है, शीतलहर, पाला और कीट आक्रमण, तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को होता है। किसको? किसानों को। तो क्या करेंगे? तो इसका ये कौन सा मंत्रालय है? तो यह कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राहत कार्य यहाँ तक पहुँचाए जाते हैं, यानी कि MOAFW फुल फॉर्म रहेगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा राहत कार्य किए जाते हैं। भूकंप किस मंत्रालय के अंतर? तो जो अगर भूकंप आएगा, तो कौन सा जो मंत्रालय है राहत कार्य करता है, तो वो कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। याद रखेंगे। बाढ़ किस मंत्रालय के? अगर बाढ़ आ जाती है, आपको पता ही है बाढ़ के द्वारा कितनी तबाही होती है। सबसे ज़्यादा भारत में बाढ़ कहाँ पर आती है? भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ कोसी नदी में आती है। किसमें? कोसी नदी में।
कहाँ पर? बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा तबाही लाती है ये। तो यह जब अगर ऐसा होता तो किसमें? गृह मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत राहत कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वनाग्नि कौन से मंत्रालय के अंदर आते हैं? तो देखिए वनाग्नि मतलब वनों में जो आग लग जाती है, वनों में जब आग लग जाती है तो कौन सा मंत्रालय? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ तक राहत कार्य पहुँचाए जाते हैं। MOEFCC और फुल फॉर्म रहेगा आपका मिनिस्ट्री फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए क्योंकि ये सब इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर ऐसा यहाँ से कोई एक प्रश्न आने की संभावना रहती है कि कोई भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। भूस्खलन और हिमस्खलन किस मंत्रालय के? तो देखिए भूस्खलन जब कोई चट्टान कहीं से खिसक जाती है या फिर कोई हिमस्खलन जैसे कोई हिम का पहाड़, बर्फ़ का पहाड़ अगर वो खिसकता है, तो अगर ऐसी कोई आपदा आ जाएगी, आपदा आती है तो कौन सा मंत्रालय? तो यह गृह मंत्रालय है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा राहत कार्य किया जाता है। नाभिकीय और रेडियोलॉजिकल यानी कि जो विकिरण संबंधी अगर कोई भी आपदा आ जाती है, जब नाभिकीय विखंडन होता है या रेडियोलॉजिकल कोई ऐसी आपदा आएगी तो कौन है? तो इसको परमाणु ऊर्जा विभाग और गृह मंत्रालय दोनों ही मिलकर इसको संभालते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग भी और गृह मंत्रालय दोनों के द्वारा यहाँ पर राहत कार्य किए जाते हैं, दोनों के द्वारा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि DOAE और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? जो नाभिकीय विखंडन जैसे नाभिकीय कोई अगर आप आती मतलब विकिरण से संबंधी यानी नाभिकीय और रेडियोलॉजिकल कोई भी आपदा अगर आएगी तो राहत कार्य में ये दोनों मिलकर उसको संभालते हैं। तेल रिसाव, तो कई बार आपको पता लगा कि आपको आता है कि कहीं पर रिफाइनरीज रहती हैं, जो रिफाइनरी में अगर तेल रिसाव हो जाता है क्योंकि वहाँ पर भारी मात्रा में तेल चलता है, ऑयल्स रहता है, तो ऑयल स्पिल्स की जो होता है तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में कौन सा मंत्रालय है जो उसको राहत कार्य वहाँ तक पहुँचाता? तो ऐसे में रक्षा मंत्रालय या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड है जो ये मिलकर क्या करते हैं? जहाँ पर तेल रिसाव होता है वहाँ पर राहत कार्य चलाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि ICG और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD ये मिलकर दोनों यहाँ पर कार्य करेंगे। रेल दुर्घटना आपदा, अब जैसे आपको पता ही है कि आमतौर पर रेल दुर्घटनाएं होती रहती हैं, आपने सुना ही होगा। तो जब रेल दुर्घटना जैसी कोई होती है, कोई आपदा आ जाती है, तो कौन सा मंत्रालय उसमें राहत कार्य में सबसे आगे रहेगा, कार्य करेगा? तो वह रहता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, MOR यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा राहत कार्य किए जाते हैं। सड़क दुर्घटना आपदाएं, तो सड़क दुर्घटना जब होती रहती हैं तो कई बार होता है काफ़ी आमतौर पे आपने सुना होगा धुंध होती है या ज़्यादा बारिश की वजह से या किसी अन्य कारण से सड़क दुर्घटना हो जाती है। तो जब सड़क दुर्घटनाएं भारी उसमें होती हैं तो वहाँ पर जब ऐसी आपदा आ जाती है सड़क दुर्घटना जैसी, तो कौन सा मंत्रालय वहाँ पर राहत कार्य करेगा? तो वह करेगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। कौन? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी कि MORTH फुल फॉर्म रहेगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इनके द्वारा यहाँ पर राहत कार्य चलाए जाते हैं। शहरी बाढ़ आपदा किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो शहरी बाढ़ आपदा यानी कि जब शहरों में, अगर गाँव में तो आपने सुना ये बाढ़ आती है, अगर शहरों में भी अगर बाढ़ आ जाती है तो कौन सा मंत्रालय उसके लिए कार्य करेगा? तो इसके लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय यानी कि MOHUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स राहत कार्य करते हैं। भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे क्या किया जाता है? तो अभी तक हमने क्या देखा था? जो मंत्रालय से रिलेटेड क्वेश्चंस थे करे जा, कुछ अन्य थोड़े से प्रश्न हैं वो भी देख लेते हैं। भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे क्या किया जाता है? तो देखिए अगर चट्टानें हैं जो खिसकती हैं अपने स्थान से, तो उनको रोकने के लिए जो उनकी सड़कें उनके किनारे पे क्या किया जाता है? तो वहाँ पर ताकि चट्टानें हैं अगर भूस्खलन हो जाए तो वो अगर गिरती हैं तो उनको रोकने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए क्या होता है? पहाड़ों के आसपास पुख्ता दीवारें बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा अगर आप कहीं
हिल स्टेशंस पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर काफ़ी चौड़ी और मजबूत दीवारें रहती हैं, ताकि अगर चट्टान खिसके तो वो उसको रुक जाए, ज़्यादा चट्टान खिसके ना, कोई ज़्यादा हानि हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अचानक उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं? तो अब जो अचानक से कोई भी आपदा आ जाती है तो वो कौन सी हैं? तो अब आपको पता तो लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। सुनामी लहरें, तो ये जो प्राकृतिक जो भी आपदा आती हैं वो अचानक ही आती हैं सभी, किसी को नहीं पता लगता किस टाइम कौन सी आपदा आ जाती है। सुनामी लहरें, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, भूस्खलन यानी कि भूमि का खिसकना, बाढ़ का आना, हिमस्खलन, कहीं पर भी अचानक से जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो खिसक जाते हैं, बादल का फटना, भूकंप इत्यादि, ये सब क्या हैं? ये अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं। तटबंध का निर्माण किस क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? तो तटबंध कहाँ पर किए जाते हैं? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, अब जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहते हैं वहाँ पर तटबंधों का निर्माण किया जाता है, ताकि बाढ़ से तबाही ना हो, या हो तो कम से कम हो। प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विदोहन किस प्रकार उत्तरदायी है? तो देखिए, आप देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं आजकल काफ़ी होने लग गई हैं, पहले इतनी नहीं होती थी, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो देखिए क्या हो गया, आजकल क्या हुआ, वन कम रह गए हैं, धीरे धीरे वन खत्म होते जा रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद थे, थोड़ा देख लेते हैं। वन विनाश से प्राकृतिक जल धाराओं का सूखना, तो वन विनाश से क्या हुआ, पहले अगर पेड़ पौधे होते थे तो क्या होता था, एक चक्र बना रहता था, जो पौधे हैं वह जब वर्षा होती है तो वो पानी काफ़ी नीचे तक जाता था, लेकिन आजकल सड़कें पक्की हो गई, रोड पक्के हैं, कच्ची ज़मीन कम होती जा रही है, तो क्या हुआ, तो वन विनाश से प्राकृतिक जल धाराओं का क्या हुआ, जो प्राकृतिक जल धाराएं थी वो सूखने लग गई हैं। वन कम होने की वजह से वर्षा कम होने लगी है, जिससे क्या हो गया, आपका जो भूमि का जल स्तर है वह भी काफ़ी नीचे आ गया है। उसके साथ ही नदियों का जल स्तर भी गिर गया है। नदियाँ पहले कितना जल था, लेकिन आजकल अगर आप गर्मियों में देखेंगे तो काफ़ी पानी की कमी हो जाती है। उससे क्या क्या होता है, तो उससे क्या होगा, सूखा हो जाता है, सूखा पड़ता है, और भी प्राकृतिक आपदाएं इससे आती हैं। तो वन क्या करते हैं, वन ने चट्टानों को भी गिरने से रोकते हैं, साथ ही जो पानी है ज़मीन की नमी को बनाए रखते हैं। अगर सूखा पड़ेगा तो ज़मीन में नीचे क्या होगी, हलचल ज़्यादा होगी, लेकिन अगर ज़मीन के अंदर नमी बनी रहेगी तो भूकंप आने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। साथ ही वनों से जो मिट्टी को पोषण तत्व प्राप्त होते हैं, साथ ही मृदा अपरदन से रक्षा होती है, वर्षा में वृद्धि होती है। अगर ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो क्या क्या होता है, वनों से मिट्टी का पोषण होगा, पोषक तत्व उनको प्राप्त होते हैं, मृदा अपरदन से रक्षा होती है, वर्षा में भी वृद्धि होती है। अगर वर्षा में वृद्धि रहेगी तो सूखा भी नहीं पड़ेगा। तो यह हमारे वनों का जो काटा जा रहा है उसके विनाश के कारण, विदोहन के कारण ये काफ़ी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। महामारी के प्रमुख कारण क्या है? तो आपने देखा होगा महामारी के बारे में, तो आप जानते हैं महामारी यानी कि कोई भी ऐसी बीमारी आती है जिससे काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। अभी हाल ही में तो सबको पता ही है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, थोड़े टाइम पहले पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना फैल गया था। कोरोना बीमारी आई थी, जिससे क्या हुआ था, लोग एक दूसरे के पास भी नहीं बैठते थे, घर के परिवार के सब लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने लग गए थे, आस पड़ोस के थे, कहीं भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं है। तो इनके प्रमुख कारण क्या, कोई भी अगर महामारी आती है तो उनके कारण क्या रहते हैं? तो वो भी एक महामारी थी, वह किस स्तर पर थी, कोरोना जो महामारी थी वह विश्व स्तर पर थी, पूरे संसार में, पूरे ही वर्ल्ड में फैली थी, संसार में फैल गई थी। शायद ही कोई देश ऐसा बचा हो जहाँ पर कोरोना नहीं फैला था। क्यों फैला था? यह ऐसी बीमारी थी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रही थी। तो अभी हम देख लेते हैं महामारी के बारे में कि किस किस से महामारियाँ फैल सकती हैं। विषाणु से फैलती है, जीवाणुओं से भी फैलती है, साथ ही मच्छर अगर ज़्यादा रहेगा उससे भी महामारी बनती है। प्रोटोजोआ या कवक या खाद्य पदार्थ एवं पेय जल का दूषित, अगर आपका खाना पीना अगर दूषित है या आपका जो पीने वाला पानी दूषित है तो महामारी फैलती है। इसके अलावा पर्यटन एवं प्रवासी लोगों के अत्यधिक भीड़ से
तो आपको पता ही है जो कोरोना है ज़्यादा टाइम नहीं होता, ये क्या था, ये इसी से हुआ था। जो लोग थे जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे और जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति थे वो जब दूसरों के संपर्क में आए एक दूसरे से, तो वो भीड़ में ऐसे ये है कोरोना ज़्यादा फैलता गया। और आपको पता है कितना विनाशकारी यह महामारी रही थी कितने ही लोगों की मृत्यु हुई थी, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता था, साथ ही हर तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर लोगों को आई थी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं का भी प्रभाव रहता है। तो महामारी में क्या होता है, मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर भूकंप आ जाता है, वहाँ पर कुछ पशु लोग सब मर जाते हैं, पूरी तरह से वहाँ से राहत कार्य वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो वहाँ पर क्या होगा, मक्खी मच्छर और अन्य जो कीट वगैरह वहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके द्वारा वहाँ पर बीमारियाँ फैलती हैं और महामारी का रूप ले लेती हैं। थोड़े से एमसीक्यू देख लेते हैं। बाढ़ नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? नदियों के ऊपरी जल संग्रहण क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण करके, बिल्कुल सही है। नदियों के किनारे मानवीय बस्तियों के अतिक्रमण पर रोक, तो नदियों के आसपास क्या है, आप वहाँ पर ज़्यादा बस्तियों को, ज़्यादा लोगों को नहीं बसने देना चाहिए। कहाँ? नदी के आसपास। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण के समय जो विस्फोट होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो क्या होता है, जब विस्फोट किया जाता है सड़क बनाने के लिए, चट्टानों को तोड़ा जाता है, तो कंपन से आसपास के जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, उनमें दरार पैदा हो जाती है। और दरार पैदा होने के बाद धीरे धीरे वो अपने स्थान से खिसकते हैं, जिससे क्या होता है, भूस्खलन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो क्या हो सकता है, और तो वहाँ से अब पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे जो विस्फोटकों का भी कम से कम यूज होना चाहिए उनको काटने के लिए। तो यह सभी यहाँ पर सही हैं, तो डी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। महामारी के प्रमुख कारण तो अभी आपको बताया है, मच्छरों के द्वारा भी होगा, दूषित खाद्य पदार्थ, पर्यटन प्रवासी लोगों की अत्यधिक भीड़, तो ऑप्शन डी करेक्ट है सभी। पुनर्बहाली के अंतर्गत कितने चरण आते हैं? तो जो पुनर्बहाली की जाती है इसके अंतर्गत 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक, मध्यावधि और दीर्घावधि। पुनर्बहाली के जो प्रारंभिक चरण है उसकी समयावधि कितनी रहती है? तो इसकी जो प्रारंभिक जब चरण होता है, अगर कहीं पे भी कोई आपदा आती है और वहाँ पर फिर से पुनर्बहाली यानी कि फिर से सब व्यवस्था के द्वारा उस जगह को बसाने की कोशिश जाती है, पुनर्वास, पुनर्निर्माण आदि के द्वारा, तो कितना रहता प्रारंभिक चरण की अवधि? 3 से 18 माह रहती है। पुनर्बहाली के माध्यमिक चरण की समय अवधि कितनी रहेगी? तो यह रहती है आपके 5 वर्ष, और पुनर्बहाली दीर्घावधि रहती है 10 वर्ष। तो ऑप्शन 5 का रहेगा यहाँ पर 5 वर्ष, और ये रहेगा पुनर्बहाली की दीर्घ अवधि रहेगी आपका ऑप्शन सी 10 वर्ष। तो यह थी आज की सीरीज। आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा